तो गाइस फर्स्ट ईयर यूनिवर्सिटी एग्जाम में आने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एपोप्टोसिस। इस टॉपिक के यूनिवर्सिटी एग्जाम में आने के चांस 90% से भी ऊपर होते हैं। कोई भी कॉलेज हो, प्राइवेट या गवर्नमेंट, कहीं भी हो, एपोप्टोसिस आता ही है। तो स्टार्ट करते हैं एपोप्टोसिस। हेलो गाइस, माय नेम इज सत्यम शुक्ला, आई एम सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एपोप्टोसिस होता क्या है। तो एपोप्टोसिस, जैसा कि आप देख सकते हैं, इट इज अ प्रोग्राम्ड सेल डेथ। मतलब एक प्रोग्राम बनाया जाता है उसकी डेथ के लिए। सेल की जो डेथ होती है एक प्रोग्राम्ड वे में होती है, ठीक है, इसलिए इसको प्रोग्राम सेल डेथ कहा जाता है। और इसको बोला जाता है सेल सुसाइड। क्योंकि सेल सुसाइड क्यों बोला जाता है? क्योंकि सेल के अंदर ही कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो इस प्रोसेस को इनिशिएट करने में मदद करते हैं। और तीसरी बात, एसेंशियल फिनोमिना, ये बहुत ही जरूरी होता है। अब सेल की डेथ हो रही है तो ऐसा नहीं है कि जहां भी डेथ हो तो वो बुरी होती है। ये एक एसेंशियल फिनोमिना है। ये कैसे एसेंशियल है वो हम नेक्स्ट उसमें देखते हैं। तो एसेंशियल कैसे है ये हम डिस्कस करेंगे उसकी सिग्निफिकेंस में। सिग्निफिकेंस मतलब क्या होता है कि उसके बेनिफिट्स। तो सबसे पहला है सेलुलर होम्योस्टेसिस। सेलुलर होम्योस्टेसिस मतलब कि सेल जो है, हमें पता है कि हमारे जो बॉडी में हर एक दिन में कितनी सेल्स बनती हैं? 10 मिलियन से भी ज़्यादा सेल्स बनती हैं। तो अगर पुरानी सेल हटेंगी नहीं, उनकी डेथ नहीं होगी, तो वो नई सेल कैसे आएंगी? तो इसी को बोलते हैं अपन सेलुलर होम्योस्टेसिस, कि मतलब जो खराब हो जाती हैं सेल उनको हटाया जाता है और नई सेल को बनाया जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 10 मिलियन न्यू सेल बनती हैं, तो इनको तो मारना ही पड़ेगा, इनको हटाना पड़ेगा, तभी इनकी जगह लेने के लिए न्यू सेल्स वहाँ पे बन पाएंगी। इसके बाद आता है दूसरा सिग्निफिकेंस है इसका, रिमूवल ऑफ इन्फेक्टेड सेल। अगर कोई सेल है वो इन्फेक्टेड हो गया, किससे? या तो टॉक्सिन से या कोई वायरल इन्फेक्शन से वो इन्फेक्ट हो गया बुरी तरह से, तो वो क्या कर सकता है? वो इन्फेक्शन को बाकी सेल्स में भी फैला सकता है। तो हमें उसको जल्दी से जल्दी हटाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या होगा? एपोप्टोसिस। तो उसके लिए भी ये हो गया, ठीक है। तीसरा सिग्निफिकेंस जो होता है वो है बॉडी डेवलपमेंट। बॉडी डेवलपमेंट मतलब जो फीटस होता है, फीटस से जब एडल्ट बनते हैं तो काफ़ी कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जो हमारे लिए बहुत जरूरी होते हैं हमारी बॉडी के डेवलपमेंट। फॉर एग्जाम्पल, जो सिनेप्स का फॉर्मेशन होता है न्यूरॉन्स में, उसमें 50% से भी ज़्यादा जो न्यूरॉन सेल हैं वो एपोप्टोसिस के जरिए रिमूव्ड हो जाती हैं। दूसरा एग्जाम्पल, जो हमारे फिंगर होती हैं, जो पैरों की फिंगर होती हैं, इनके जो बीच में जो टिश्यू होते हैं जो इन उंगलियों को कनेक्ट करते हैं, इनकी एपोप्टोसिस कराई जाती है, तभी हमारी उंगलियां जो हैं वो कुछ काम कर सकती हैं। अगर ये जुड़ी होती तो हम उतना सही से काम नहीं कर सकते थे। तो हमारे डेवलपमेंट के लिए ये किया गया ताकि हम जो फंक्शन है वो बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, लाइक टाइपिंग करना, कुछ भी कर सकते हैं। तीसरा जो एग्जाम्पल है इसमें, यह है ऑटो एग्रेसिव टी सेल का रिमूवल। जो ऑटो एग्रेसिव, जो हमारे ही सेल्स को मारने लगते हैं, जो ज़्यादा एग्रेसिव होने लगते हैं, तो अगर उनको नहीं हटाया गया तो वो क्या करेंगे? वो हमारी इम्यून सिस्टम को बर्बाद कर देंगे। टी सेल्स, हेल्पर टी सेल्स का नंबर घट जाएगा। तो उसको बचाने के लिए हमें ये एपोप्टोसिस करना पड़ता है, ठीक है। तो ये इसके 3 हो गए सिग्निफिकेंस। अब हम बात करते हैं कि ये होता कैसे है। एपोप्टोसिस जो प्रोसेस होती है ये एक्टिवेट कब होती है, किस केस में एक्टिवेट होती है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक होता है पॉजिटिव सिग्नल, एक होता है नेगेटिव सिग्नल। कोई भी सेल अपना काम कर रही है तो उसमें अगर पॉजिटिव सिग्नल मिलेंगे उसके, तो वो काम करती रहेगी, और अगर नेगेटिव सिग्नल मिलेंगे तो उसकी डेथ को वो स्टिमुलेट करेगा कि बस अब तेरा समय हो चुका है। तो अब पॉजिटिव सिग्नल में क्या आते हैं? नर्व ग्रोथ फैक्टर। न्यूरॉन्स के लिए नर्व ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो स्टिमुलेट करते हैं कि जो न्यूरॉन है वो अपना प्रॉपर वर्क करे, ठीक है। ऐसे ही इंटरल्यूकिन फैक्टर होता है 2, वो लिम्फोसाइट्स के लिए ज़रूरी होता है। अगर हम नर्व ग्रोथ फैक्टर को हटा दें या इंटरल्यूकिन 2 को हम हटा दें तो क्या होगा? ये वर्क नहीं कर पाएंगे, इनकी डेथ हो जाएगी, यानी इनका एपोप्टोसिस हो जाएगा। मतलब ये जो पॉजिटिव, इनके लिए पॉजिटिव था, उनको हमने विड्रॉ कर लिया, उससे उनकी क्या होगी? डेथ हो गई। ऐसे ही अगर हम नेगेटिव फैक्टर को उनको दे दें, यहाँ पे पॉजिटिव को हमने उनसे ले लिया था, नेगेटिव को अगर दे दें तो क्या होगा? तब भी वो उसको स्टिमुलेट करेगी कि वो अपना जो प्रॉपर फंक्शनिंग कर रही है वो बंद हो जाएगा और वो एक डेथ के लिए उसकी डेथ हो जाएगी। जैसे कि सेलुलर स्ट्रेस, अगर सेलुलर स्ट्रेस होगा कोई, तो सेल क्या करेगी? काम नहीं कर पाएगी, डेथ की ओर अग्रसर हो जाएगी। दूसरा, इंट्रासेलुलर ऑक्सीडेंट, अगर सेल्स के अंदर ऑक्सीडेंट भर गया तो वो टॉक्सिक हो जाएगा, सेल्स के ऑर्गेनेल्स को डैमेज करेगा और उससे क्या होगा? सेल डेथ हो जाएगी। तीसरा, अगर डीएनए डैमेज, डीएनए जो आत्मा होती है अंदर की सेल्स की, अगर वही डैमेज हो जाएगा, सेल्स तो बचेगी ही नहीं, वो आराम से मर जाएगी। इसके बाद वायरल इन्फेक्शन, तब भी सेल्स मतलब डेथ हो जाएगी उसकी। अब आते हैं कि ये जो एपोप्टोसिस होती है इसकी मैकेनिज्म क्या है, किस तरीके से ये वर्क करती है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है क्या? माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो फैक्टर हैं, ये एक्टिवेशन वाले फैक्टर जब आएंगे तब ये मैकेनिज्म चालू होगी, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया रिलीज करता है 2 चीज़ें। कौन सी? एक साइटोक्रोम सी और एक करता है स्मैक। स्मैक क्या होता है? ऐसे हो गया सेकंड माइटोकॉन्ड्रियल ड्राइव्ड एक्टिवेटर ऑफ कैस्पेस। जो कैस्पेस होता है उसका, कैस्पेस का माइटोकॉन्ड्रियल ड्राइव्ड फैक्टर होता है। अब आपको बता दूं कि जो कैस्पेस होता है वो मुख्य भूमिका निभाता है इस प्रोसेस में।
वो हमारे सेल्स को डिजनरेट करता है, मतलब वही है इसका मेन हीरो। एपोप्टोसिस का मेन जो हीरो होता है वो होता है कैस्पेस। वो हमारे सेल्स ऑर्गेनल को डिजनरेट करता है, सेल मेम्ब्रेन को डिजनरेट करता है, और जिसके चलते सेल की डेथ होती है। तो हमें किसी न किसी तरीके से कैस्पेस को एक्टिवेट करना है, तब वो जाके ये सेल को डिस्ट्रॉय करेगा। तो वो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया जो होगा वो दो चीज़ें रिलीज करेगा, एक साइटोक्रोम सी और दूसरा करेगा स्मैक। स्मैक का मतलब हो गया सेकेंड माइटोकॉन्ड्रियल ड्राइव्ड एक्टिवेटर ऑफ कैस्पेस। अब ये क्या करेगा? अब नॉर्मली क्या होता है बॉडी में, ये जो कैस्पेस है, ठीक है, इसको बांधे रहता है, इनएक्टिवेट करे रहता है। ये एक्टिवेट नहीं है नॉर्मल कंडीशन में। अगर नॉर्मल कंडीशन में एक्टिवेट रहे तो वो तो सारी सेल्स को मार दे, क्योंकि उसका तो काम ही है सेल्स को मारना। तो ये क्या करता है? इसको इनएक्टिवेट करके रखता है। कौन? ये बंदा। ये क्या है? एपोप्टोसिस इनहिबिटिंग फैक्टर, कि एपोप्टोसिस नहीं होने देगा। इसका नाम ही एपोप्टोसिस इनहिबिटिंग फैक्टर, मतलब एपोप्टोसिस नहीं होने दे रहा है। तो ये इसको इनएक्टिवेट करके रख रहा है। तो ये इसमें क्या करता है? जो इस कैस्पेस को इनएक्टिवेट करके रख रहा है, ये उसको उससे दूर भगा देगा। ठीक है, अब इसने क्या किया? स्मैक आया, इसने इस एपोप्टोसिस इनहिबिटिंग फैक्टर को अपने पास बुला लिया और इसको इससे दूर कर दिया। अब ये अभी क्या था? इनएक्टिवेट था, मतलब एक्टिव नहीं था। अब ये एक्टिव हो गया, खुश हो गया। ये इसके दबाव में था, इसके दबाव में ये कुछ नहीं कर पा रहा था। अब ये इसको जब भगा दिया स्मैक ने, तो ये खुश हो गया, यानी एक्टिवेट हो गया। अब ये क्या बन गया? यहाँ पे स्मैक आया, स्मैक ने इसको AIF, प्यार से इसको AIF बोलते हैं, AIF को भगा दिया, तो यहाँ पे बन गया AIF स्मैक कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स बन गया। इस कॉम्प्लेक्स को हम बोलते हैं एपोप्टोसोम। ठीक है, इसने इसकी दोस्ती हो गई, तो ये बन गया एपोप्टोसोम। एपोप्टोसोम क्या करेगा? ये जो एपोप्टोसोम है ना, ये करेगा एक्टिवेट। ठीक है, वैसे तो इसको जब हटा लिया यहाँ से, तो कैस्पेस तो एक्टिवेट हो ही रहा है, लेकिन फिर भी एपोप्टोसोम जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है, ये भी इसको एक्टिवेट करेगा। ठीक है, तो ये भी इसको एक्टिवेट करेगा। और यहाँ पे हम देखा था कि हमने साइटोक्रोम सी जो रिलीज हुआ था माइटोकॉन्ड्रिया से, तो इसका भी काम है कि ये इसको एक्टिवेट करेगा। तो इसको कैस्पेस को एक्टिवेट करने के लिए 3 फैक्टर होते हैं। एक तो इनहिबिटिंग फैक्टर को हटा दो, एक्टिवेटिंग चीज़ है उसके लिए। ठीक है, दूसरी चीज़, ये जो एपोप्टोसोम बना है, ये इसको एक्टिवेट करेगा। तीसरी चीज़, जो साइटोक्रोम सी है, वो भी इसको एक्टिवेट करेगा। तो अब हो चुका है ये एक्टिवेट। अब इसका काम क्या था? कैस्पेस का काम होता है सेल की डेथ करना। अब देखते हैं क्या होता है। अब ये जो जाएगा, ये सबसे पहले क्या मिलेगा? सेल जो होगी उसमें सबसे पहले हमें साइटोस्केलेटन ही मिलेगा। साइटोस्केलेटन में प्रेजेंट प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, उनको ये डिस्ट्रॉय करेगा। ठीक है, उनको ये मारने लगेगा। अब क्या होगा? उससे क्या होगा कि अगर साइटोस्केलेटन ही अगर खराब हो जाएगा, तो सेल क्या हो जाएगी? श्रिंक करेगी, वो सिकुड़ जाएगी। तो ये देखो, सेल श्रिंक एंड बिकम राउंड, मतलब सेल श्रिंक हो गई और ऐसे गुत्थी बन गई, एक गोल गोल गोल। ठीक है, इसके बाद क्या करेगी? अब जब सेल श्रिंक हो जाएगी, तो अपने नेबरिंग सेल जो होती है, उससे उसका कॉन्टैक्ट हट जाएगा। ये देखो यहाँ पे ये सेल है, ये सेल है, ये सेल है, और बीच में जो सेल है वो श्रिंक हो गई, तो भाई इसका जो कॉन्टैक्ट हट जाएगा ना इससे, ठीक, नेबरिंग सेल से। तो ये हो गया। इसके बाद क्या होगा? जो क्रोमेटिन होगा वो डिग्रेड होने लगेगा। अंदर भरा जो क्रोमेटिन होगा, यानी DNA मटेरियल जो होगा, RNA मटेरियल, जो क्रोमेटिन होगा वो डिग्रेड होने लगेगा और वो एक जगह इकट्ठा होने लगेगा, यानी कंडेंस होने लगेगा। क्योंकि कुछ ऐसी परिस्थितियां बन जाएंगी जो उनके DNA के लिए खराब होती हैं, तो वो DNA टूटने लगेगा और कंडेंस होने लगेगा। इसके बाद आता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन लॉस्ट एंड DNA क्लीव्ड। अब DNA जो होता है उसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, तो वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगी? लॉस्ट हो जाएगी। और जो DNA है, अगर DNA की मेम्ब्रेन, मतलब जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन है, वो हट जाएगी, तो क्या होगा? DNA आसानी से टूटने लगेगा, क्लीव्ड होने लगेगा DNA। इसके बाद जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस वो क्या होगा? ब्रेक इनटू न्यूक्लियोसोमल यूनिट। न्यूक्लियस किससे बना होता है? जो DNA होता है, यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे देख सकते हैं आप, हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, उससे ये DNA ऐसे लपेटा हुआ होता है। तो जब ये इकट्ठा होता है, तो इसको बोलते हैं अपन क्रोमेटिन। ठीक है, और जब ये इकट्ठा हो जाता है, तो उससे बनता है ये न्यूक्लियस। तो जब ये ब्रेक होगा, टूटेगा, तो क्या बनेगा? ऐसे बीड्स ये अलग अलग हो जाएंगे, तो इसको बोलते हैं अपन न्यूक्लियोसोमल यूनिट। मतलब न्यूक्लियोसोमल यूनिट मतलब हिस्टोन प्रोटीन अब इससे बंधा है, बस ये इकट्ठे नहीं है और ये अलग अलग हो चुके हैं। अब क्या होगा? जो सेल मेम्ब्रेन है वो ब्रेक हो जाएगी, और जब ये ब्रेक होगी सेल मेम्ब्रेन, तो इसमें बबल्ड अपीयरेंस आएगा। इसके बाद क्या होगा? जो सेल है, अब इसमें न्यूक्लियस तो है नहीं, सेल मेम्ब्रेन भी नहीं है। अब क्या होगा? अब इसमें जो ऑर्गेनेल्स बचे हुए हैं, वो उस सेल के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, और हर टुकड़े में कुछ ना कुछ ऑर्गेनेल्स आ जाएगा। जैसे कि ये बड़ी सेल है, ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ठीक है, ये DNA मटेरियल हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये टुकड़े में ये ऑर्गेनल आ गया, इस टुकड़े में ये ऑर्गेनल आ गया, इस टुकड़े में ये, और ऐसे ऐसे टुकड़े बन जाएंगे। इन टुकड़ों को अपन बोलते हैं एपोप्टोटिक बॉडी। ठीक है, एपोप्टोटिक बॉडी। और इन एपोप्टोटिक बॉडी का क्या होगा? इन एपोप्टोटिक बॉडी का होगा इंगल्फ। अब खराब हो चुके हैं, एक खराब चीज़ वहाँ पे जब रहेगी हमारी बॉडी में, तो उसके लिए कौन आता है? फेगोसाइट्स जो सेल्स होते हैं वो आएंगे, और वो इनको इंगल्फ कर लेंगे और इनको डाइजेस्ट करके बाहर बॉडी से बाहर करेंगे। और डेंड्राइट सेल, हमें पता है कि डेंड्राइट सेल भी एक फेगोसिटिक सेल होती है, तो वो भी ये काम करेगी।
तो इस तरीके से आपने देखा कि सेल को एक प्रोसेस के जरिए मार दिया गया और उसमें जो उसको मार के उसके टुकड़े टुकड़े करके और फेगोसाइट्स करके उसको बाहर कर दिया। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जब भी हमें एपोप्टोसिस जो होता है वो एक्टिवेट करना होता है तो उसमें दो चीज़ें होती हैं, या तो विड्रॉल कर लो पॉजिटिव फैक्टर को या फिर नेगेटिव फैक्टर को दे दो। तो हमने दे दिया, ठीक है। इसके बाद मैकेनिज्म क्या होगी, जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होगा, माइटोकॉन्ड्रिया दो चीज़ें रिलीज करेगी, एक साइटोक्रोम सी और एक करेगी स्मैक। स्मैक का फुल फॉर्म आपको पता है। स्मैक जो होगा उसका काम क्या है, उसका काम ये है कि वो एपोप्टोसिस एक्टिवेटिंग फैक्टर जो कि कैस्पेस को बांधे हुए है कि कैस्पेस तो अपना काम नहीं करेगा, ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में, क्योंकि कैस्पेस का काम होता है सेल की डेथ करना। तो अगर नॉर्मल कंडीशन में कैस्पेस एक्टिवेट रहेगा तो सेल तो मर ही जाएगा ना, हर सेल को मार देगा, इसलिए ये इसको बांधे रखता है। तो जो इसको बांधे रखता है ये उसको इससे दूर कर देता है स्मैक ने एपोप्टोसिस एक्टिवेटिंग फैक्टर को इससे दूर कर दिया। अब क्या हो गया, ये फ्री हो गया, अब ये अपना काम कर सकता है, यानी ये एक्टिवेट होने लगता है। तो अब इसको अलग किया तो बनेगा क्या, स्मैक AIF फैक्टर कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स बाद में बनेगा क्या, एपोप्टोसोम। एपोप्टोसोम इसको एक्टिवेट करेगा। एक हो गया एपोप्टोसोम इसको एक्टिवेट करेगा, और दूसरा जो माइटोकॉन्ड्रिया से साइटोक्रोम C रिलीज हुआ था वो भी आके इसको एक्टिवेट करेगा। ये हो गया एक्टिवेट कैस्पेस। अब ये कैस्पेस मारना चालू करेगा। तो आपने देखा वो स्टेप्स में आपने देख लिया कि किस तरीके से ये मारता है। अब लास्ट में एपोप्टोसिस में हमने बताया था कि ये बहुत ही जरूरी है। कोई भी चीज़ अच्छी तब होती है जब उसको एक प्रॉपर मैनर में किया जाए, ठीक है। अगर कोई चीज़ ज़्यादा कर दो तो वो हर चीज़ की अति खराब होती है, आपने सुना होगा हर चीज़ की अति खराब होती है, और या फिर कोई बहुत ही स्लो हो तो वो भी एक खराब चीज़ है। तो ऐसे ही इसमें दो तरीके से ये खराब हो सकता है, या तो ये एक्सेसिव एपोप्टोसिस हो जाए, मतलब बहुत ही ज़्यादा एपोप्टोसिस होने लगे, या फिर टू लिटिल एपोप्टोसिस, या बहुत ही कम होने लगे। तो अगर ज़्यादा होने लगे तो उसके तीन केस। इस्केमिक इंजुरी, इस्केमिक इंजुरी में क्या होता है, जो हार्ट की सेल होती हैं उनको ब्लड नहीं मिलता है प्रॉपर्ली, तो सेल डैमेज होने लगती है और सेल मरने लगती है हार्ट की सेल, ठीक है। और दूसरा एल्जाइमर डिसीज होता है, ठीक है। तो तीसरा होता है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, अपने ही सेल्स को समझ गए होंगे आप। हीमोलिटिक एनीमिया में क्या होता है, आरबीसी का ब्रेकडाउन होता है, आरबीसी मरने लगती हैं। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मतलब थ्रोम्बोसाइट मतलब प्लेटलेट, पिनिया मतलब कम होना, प्लेटलेट कम होने लगता है, प्लेटलेट डिस्ट्रॉय होने लगती हैं। तीसरा एड्स में भी हेल्पर टी सेल मरने लगती हैं। तो इस तरीके से अगर ज़्यादा एपोप्टोसिस हो जाए तो इस तरीके की बीमारियां होने लगती हैं, जो कि ख़राब चीज़ है। अगर कम हो, एपोप्टोसिस बहुत कम हो, तो क्या हुआ, कैंसर। भाई कैंसर में क्या होता है, जो सेल है वो मरती ही नहीं है, कैंसरस सेल मरती ही नहीं है, तो भाई मरेगी नहीं तो बहुत ही ट्यूमर बनेगा और मेटास्टेसिस हो जाएगा, फिर वो बढ़ जाएगा वो कैंसर, वो डेथ कर देता है इंसान की। तो ये बहुत ही स्लो अगर एपोप्टोसिस है तब भी खराब है, और अगर ज़्यादा है तब भी खराब है। तो इस तरीके से ये एपोप्टोसिस का आपको इसी वे में आपको यूनिवर्सिटी में लिखना है। अगर ये क्वेश्चन आता है तो अगर ऐसे आप लिखोगे 4-5 पॉइंट कि सबसे पहले आपने लिख दिया उसका डेफिनेशन, फिर उसका लिख दिया आपने सिग्निफिकेंस, फिर उसका लिख दिया आपने कि ये एक्टिवेट कैसे होता है वो, और इसके बाद आपको मैकेनिज्म लिखना है। मैकेनिज्म के बाद आपको ये लास्ट में लिखना है एबनॉर्मल एपोप्टोसिस। थैंक यू।